Welcome. Today's topic on water phase diagram. Water exists in three phases: solid, that is ice, liquid water, and water vapor. What is phase? Phase is a homogeneous, physically distinct and mechanically separable part of a system. तो ये हम लोग एक एग्जाम्पल के बीच से समझता हूँ। एक शुगर सॉल्यूशन लिया। एक सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन में दो चीज़ रहता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर जिसका पोर्शन ज़्यादा है वो होता है सॉल्वेंट, और सॉल्यूट होता है जिसका पोर्शन कम है वो होता है सॉल्यूट। मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन के अंदर वाटर के अंदर क्या है? शुगर का पार्टिकल है। तो यहाँ पे वाटर होगा सॉल्वेंट एंड शुगर का जो पार्टिकल होगा वो होगा सॉल्यूट। शुगर का जो पार्टिकल होगा वो होगा सॉल्यूट। तो होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस का मीन्स होता है जो अगर वाटर के अंदर शुगर सॉल्यूशन को डिजल्व करूँ, इस वाटर सॉल्यूशन के अंदर हर पॉइंट में जो शुगर का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सेम होगा। अगर कलर सॉल्यूशन होगा तो हर पॉइंट में कलर का इंटेंसिटी सम होगा। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस। एंड फिजिकली डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? हम लोग अगर नेकेड आई से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ तो होता है फिजिकली डिस्ट्रिक्ट। जैसे शुगर सॉल्यूशन के अंदर अगर शुगर वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिजल्व रहेगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, तो इस वाटर के अंदर हम लोग शुगर सॉल्यूशन को अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूँ। तो ये फिजिकली डिस्ट्रिक्ट नहीं है। और मैकेनिकली सेपरेबल क्या होता है? मैकेनिकली मीन बाई कोई मैकेनिकल प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन। अगर मैकेनिकल प्रोसेस से उस जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग कर सकता हूँ। तो फेज होने के लिए पहले कंडीशन है होमोजीनियस होना चाहिए, फिजिकली डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, नेकेड आई से हम लोग आइडेंटिफाई होना चाहिए, एंड मैकेनिकली सेपरेबल होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये प्योर वाटर है। प्योर वाटर, इस प्योर वाटर के अंदर बहुत सारा मिनरल्स है, नेकेड आई में नहीं देख सकता हूँ। एंड उस जो मिनरल्स एंड सस्पेंडेड सॉलिड को कोई फिजिकल प्रोसेस से हम लोग अलग नहीं कर सकता हूँ, इसलिए ये प्योर वाटर होगा। कौन सा सिस्टम? वन फेज सिस्टम। वाटर था वन फेज सिस्टम। अगर यहाँ पे हम शुगर डालते जाऊँ, ये शुगर क्या होगा? इस सॉल्यूशन के अंदर कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन हो जाएगा। तो शुगर का जो पार्टिकल्स को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, ये होमोजीनियस है, फिजिकली डिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए ये होता है वन फेज सिस्टम। ठीक, वन फेज सिस्टम। अगर इसके अंदर शुगर का डालते जाऊँ, एक टाइम आएगा जो ये जो वाटर सॉल्यूशन है इसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। तो सैचुरेशन पॉइंट से अबव अगर शुगर और डालूँ तो क्या होगा? अभी ये जो शुगर पार्टिकल्स है इस सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व नहीं होगा, ये एज ए प्रेसिपिटेट डाउन हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है? अभी ये एक होमोजीनियस फेज है, ऊपर जो शुगर सॉल्यूशन है और नीचे जो शुगर पार्टिकल्स है वो और एक फेज है। तो अभी दोनों फेज को हम लोग फिजिकली नेकेड आई से आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। दोनों फेज को अगर हम लोग फिल्टर कर दूँ तो वाटर से शुगर को हम अलग कर सकता हूँ, एंड दोनों होमोजीनियस है, इसलिए ये हो जाएगा टू फेज सिस्टम। तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर सैचुरेशन पॉइंट तक शुगर सॉल्यूशन होगा वन फेज सिस्टम। सैचुरेशन पॉइंट के बाद अगर शुगर सॉल्यूशन को डालो तो वो हो जाएगा टू फेज सिस्टम। ऑयल एंड वाटर, ये एक ऑयल है ऊपर वाला, एक वाटर है, तो दोनों एक एक होमोजीनियस पार्ट है और ऊपर और एक होमोजीनियस पार्ट है। दोनों फेज को हम लोग नेकेड आई से आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, होमोजीनियस है एंड फिजिकली सेपरेबल भी कर सकता हूँ, इसलिए ये हो जाएगा टू फेज सिस्टम। ओके, नेक्स्ट गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल बताता है कंप्लीट स्टेट ऑफ ए सिस्टम। इसका मतलब होता है अगर आपको कोई एड्रेस बताना है, आपका कंप्लीट एड्रेस बताना है, तो एड्रेस बताने के लिए हमको क्या क्या बोलना पड़ता है? विलेज बताना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट और पिन नंबर। तो ये सब चीज़ हमको एड्रेस बताने के लिए इतना सारा चीज़ हमको बताना पड़ता है। तो ये जो है एक एक स्टेट होता है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे स्टेट कितना है? 5 स्टेट। तो हमको कॉम्प्लीटली एड्रेस को डिफाइन करने के लिए, किसी का एड्रेस को डिफाइन करने के लिए 5 स्टेट का जरूरत होता है। जैसे वाटर का जैसे बॉइलिंग पॉइंट कितना है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताने के लिए हमको टू स्टेट बताना पड़ रहा है, एक है 100 डिग्री सेल्सियस, एक है 1 एटमॉस्फेयर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताने के लिए टू स्टेट बताना पड़ रहा है।
2 वेरिएबल को बताना पड़ रहा है। तो गिब्स फेज रूल बताता है कोई भी सिस्टम का स्टेट बताने के लिए कितना वेरिएबल हमको बताना है। उस वेरिएबल को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिफाइन करता हूँ। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, where C is number of component and P is number of phase and F is degree of freedom. For example, we consider water system. For single phase system, F is equal to क्या हो जाएगा, F is equal to C number of component. नंबर ऑफ कंपोनेंट यहाँ पे हम लोग क्या ले लिया, वाटर सिस्टम ले लिया। तो इसमें कंपोनेंट क्या होता है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस P इजिकल टू नंबर ऑफ फेज, फेज बता दिया सिंगल फेज, तो इजिकल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 इजिकल टू 2 प्लस 3 माइनस 1 इजिकल टू 2। तो सिंगल फेज सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमको कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए। अगर 2 फेज सिस्टम होगा तो F इजिकल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट वाटर के लिए 1, 2 फेज सिस्टम 2 प्लस 2 इजिकल टू 1। तो 2 फेज सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमको एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जरूरत है। अगर 3 फेज सिस्टम होगा F इजिकल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट 1, फेज होता है 3 प्लस 2 इजिकल टू 0। तो 3 फेज सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कोई वेरिएबल नहीं चाहिए, इनवेरिएंट। ओके, water phase diagram, it is a temperature pressure diagram which tells about the coexistence of 3 phases of water, that is ice, water and water vapor, and helps to find out state, that is degrees of freedom of any phases. First we consider OC curve. OC curve is called fusion curve because on this curve at every point ice water, that is solid liquid equilibrium exists. फ्यूशन मतलब आइस मेल्ट होगा वाटर में। आइस के अंदर क्या है, आइस एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और इसके अंदर क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आइस को वाटर, और वाटर में क्या होता है, वाटर में भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अगर वाटर का स्ट्रक्चर जो है कॉम्पैक्ट नहीं है, जहाँ पे आइस का स्ट्रक्चर एक डेफिनेट शेप है और एक हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है। तो आइस से वाटर में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, जिस एनर्जी को हम लोग सप्लाई करता हूँ एज ए मोड ऑफ हीट। आइस का क्यूब को अगर हम धीरे धीरे हीट करते रहूँ तो क्या करेगा, पहले क्या करेगा, ये आइस का इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। धीरे धीरे आइस का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, अगर हीट सप्लाई करते रहूँ, पूरा सिस्टम का जो आइस सिस्टम का है उसका भी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो अगर एक टाइम आएगा जो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, अगर उतना एनर्जी मिल जाएगा तो वो बॉन्ड ब्रेक होना चालू हो जाएगा। तो तब क्या होगा, आइस टू वाटर कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। जैसे इसको हीट करते करते एक टाइम आएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। अगर उस एनर्जी को हम लोग एज ए फॉर्म ऑफ हीट फॉर्म में दे रहा हूँ, तो जैसे हीट करते रहूँ इसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा जो होल सिस्टम का टेम्परेचर को भी बढ़ाएगा। तो एक जब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मिनिमम जितना एनर्जी चाहिए वो अगर अटेंड हो जाएगा, वो अगर मिल जाएगा, तो आइस से वाटर बनना चालू हो जाएगा। जब आइस से वाटर बनना चालू हो गया उसको बोलता हूँ हम लोग फेज चेंज। फेज चेंज एंड ट्रांजिशन पॉइंट, जहाँ पे आइस से वाटर जस्ट एक ड्रॉपलेट बनना चालू हुआ उसको बोलता हूँ फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन होता है एक फिक्स्ड पॉइंट है जहाँ पे आइस वाटर में जस्ट कन्वर्ट होना चालू हुआ, उसको बोलता हूँ फेज ट्रांजिशन। तो ये फेज ट्रांजिशन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक प्रेशर में होता है। इस टेम्परेचर एंड प्रेशर को बोलता हूँ मेल्टिंग पॉइंट। ओके, एंड जब तक ये पूरा जो आइस सिस्टम का हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना जब तक ब्रेक नहीं हो जाएगा तब तक इस टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स्ड रहता है। पूरा ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन ये टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स्ड रहेगा जब तक पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए इस मेल्टिंग प्रोसेस को बोलता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके,
यहाँ कार्ब से समझता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट एट 1 एटमोस्फियर। पे अगर कंसीडर करूँ इस पॉइंट में, तो यहाँ पे जो इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों अलग होगा। ये टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री से डाउन है और प्रेशर ज़्यादा है। डी में जो है पॉइंट डी है, यहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमोस्फियर प्रेशर। दिस इज द केस ऑफ अर्थ। अर्थ में जो नॉर्मल प्रेशर रहता है ये 1 एटमोस्फियर प्रेशर रहता है, तो इसलिए 1 एटमोस्फियर प्रेशर में वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर अगर 1 एटमोस्फियर प्रेशर से ऊपर अगर कोई पॉइंट ले लूँ वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ गया तो उस टाइम मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 डिग्री से डाउन हो जाएगा। अगर डी का नीचे कोई पॉइंट लूँ वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर डाउन हो गया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री से बढ़ जाएगा। इन केस ऑफ अर्थ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमोस्फियर प्रेशर। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बताने के लिए टेम्परेचर एंड प्रेशर बताना बहुत जरूरी है। करके डी पॉइंट में प्रेशर को फिक्स करके टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाऊँ तब क्या होगा, तो यहाँ पे प्रेशर है 0 डिग्री सेल्सियस था, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस रीजन में आ जाएगा, वाटर रीजन में आ जाएगा। तो इसका मतलब जब तक 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो रहा है सिस्टम के टेम्परेचर, तब तक समझना है जो आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। जब टेम्परेचर हम कंटिन्यूसली हीट अप्लाई कर रहा हूँ, जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ना चालू हो गया तब समझना है पूरा आइस जो है, पूरा आइस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो गया, अभी आइस पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो अभी ये मान लीजिए 0 डिग्री से ऊपर है, अभी ये पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया। ओके, दिस OA कर्व इज कॉल्ड वेपर प्रेशर कर्व बिकॉज हेयर वाटर एंड वाटर वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। ये वाटर है अबव 0 डिग्री सेल्सियस है, अबव 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर है। अगर इसको हम धीरे धीरे हीट करने लगूँ, धीरे धीरे हीट अप्लाई करूँ तो क्या करेगा, सिमिलरली ये पहले क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, क्योंकि ये भी वाटर जो मॉलिक्यूल है, दोनों वाटर मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आइस में था रिजिड स्ट्रक्चर, अभी इस वाटर मॉलिक्यूल को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ये जो बॉन्ड को हम लोग को तोड़ना है, ये बॉन्ड को ब्रेक करना है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी हम लोग इन द फॉर्म ऑफ हीट देता हूँ। जैसे पहले हम लोग हीट दूंगा तो इंटरनल एनर्जी, क्योंकि पहले ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो जाएगा, इसको मिनिमम एनर्जी चाहिए। जैसे हीट अप्लाई कर रहा हूँ तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, जो एनर्जी यूज होगा इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो एक टाइम आएगा जब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो इतना एनर्जी अगर मिल जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होना चालू हो जाएगा। तब क्या, ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल दोनों अलग हो जाएगा, तो अब एक कन्वर्ट हो जाएगा वाटर से वाटर वेपर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फेज चेंज। तक पूरा वाटर में वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक उस टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स रहेगा। दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलता हूँ बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज ऑल्सो आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी हम लोग जो कंटिन्यू, जब फेज ट्रांजिशन चालू हो गया, जब हम लोग कंटिन्यू हीट अप्लाई कर रहा हूँ, अभी क्या हो रहा, फेज ट्रांजिशन का पहले जो हीट अप्लाई कर रहा हूँ था वो हीट यूज कर रहा था सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जो टेम्परेचर एक मिनिमम बॉन्ड एनर्जी अटेंड करने के लिए। अगर ये बॉन्ड एनर्जी अटेंड हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तब अगर जो हीट सप्लाई कर रहा हूँ वो हीट यूटिलाइज होगा लैटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांजिशन के लिए। मैं हम लोग देखता हूँ जैसे डी से हम लोग धीरे धीरे ई पॉइंट में आया, तो इन केस ऑफ अर्थ दिस इज 1 एटमोस्फियर एंड 100 डिग्री सेल्सियस में जो है वो मिनिमम बॉन्ड एनर्जी अटेंड होगा जब फेज ट्रांजिशन चालू होगा वाटर से वाटर वेपर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमोस्फियर प्रेशर। ई पॉइंट के ऊपर अगर कोई पॉइंट में हमको वाटर को वेपराइज करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर भी बढ़ाना है और इसमें टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो ई पॉइंट के ऊपर मान लीजिए जहाँ पे आपका प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जब अर्थ का सेंटर से हम लोग अंदर में जाता हूँ तब क्या उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तब उसका क्या बॉइलिंग पॉइंट भी 100 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर ई का नीचे कोई पॉइंट अगर कंसिडर करूँ, यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम है और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। जैसे माउंटेन के ऊपर अगर जाऊँ वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, जैसे प्रेशर कम हो गया जैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इसका कम हो गया। कंसिडर OC, दिस इज कॉल्ड फ्यूशन कर्व, हेयर आइस टू वाटर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। एंड डी पॉइंट को बोलता हूँ हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। इन केस ऑफ अर्थ दिस इज 1 एटमोस्फियर एट 0 डिग्री सेल्सियस,
ओ ए कर्व विद वेपर प्रेशर कर्व या वाटर एंड वाटर वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ई को हम लोग बोलता हूँ बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर एट 100 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। इन दिस पॉइंट आइस, वाटर एंड वाटर वेपर 3 फेज को एग्जिस्ट करता है। दिस इज ए फिक्स्ड टेम्परेचर एंड फिक्स्ड प्रेशर दैट इज 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 0.001 डिग्री सेल्सियस में। अगर इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर अटेंड करूँ तो वाटर, वाटर वेपर एंड आइस तीनों फेज को एग्जिस्ट करता है। अगर इस ट्रिपल पॉइंट का नीचे अगर टेम्परेचर डाउन कर सकता हूँ तो आइस जो है डायरेक्टली वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा एट बिलो ट्रिपल पॉइंट। दिस कर्व इज कॉल्ड सब्लिमेशन कर्व वेयर ice is directly convert to water vapor. It's called critical point. That is 218 atmospheric pressure and 374 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के ऊपर अगर जाऊं तो वाटर एग्जिस्ट एट ओनली वेपर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या बताता है? अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज होता है कोई फेज का कोई पार्टिकुलर पॉइंट में स्टेट बताने के लिए कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए वो बताता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो वन फेज सिस्टम के लिए हम लोग देखा था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम था 2 फेज के लिए 1 एंड 3 फेज के लिए था 0। दैट इज आइस रीजियन, वाटर रीजियन एंड वाटर वेपर रीजियन, दिस इज द सिंगल फेज रीजियन। तो आइस के इस पॉइंट में अगर कोई पार्टिकुलर इस पॉइंट में अगर इस आइस का स्टेट बताने के लिए हमको क्या बताना पड़ेगा? एक टेम्परेचर बताना पड़ेगा, एक प्रेशर बताना पड़ेगा और नीचे आकर हमको टेम्परेचर बताना पड़ेगा। तो इस कोई भी सिंगल फेज रीजियन में अगर स्टेट बताना है 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे है इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा 2, यहाँ पे भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 होगा, यहाँ पे भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 होगा इस रीजन में। अगर इस पॉइंट के ऊपर इस कर्व के ऊपर OC, OA, OB इस कर्व के ऊपर तो ये कौन सा फेज रीजन है? 2 फेज रीजन। बिकॉज इस हम बताया था इस रीजन के ऊपर हर पॉइंट में आइस एंड वाटर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। तो 2 फेज रीजन, तो 2 फेज रीजन के लिए हमको सिर्फ कितना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल? 1 चाहिए। तो अगर इस पॉइंट को बताना है तो यहाँ से सीधा लाइन खींचना है, फिर नीचे आ जाना है, इधर ऐसे। तो अगर मान लीजिए आपको प्रेशर बता देगा इस पॉइंट का, तो यहाँ से यहाँ प्रेशर इसका बता दिया, तो यहाँ से यहाँ आना है, आने के बाद सीधा नीचे आ जाएगा तो टेम्परेचर मिल जाएगा। तो अगर टेम्परेचर बता दिया तो सीधा ऊपर आना है, फिर इधर आ जाना है तो प्रेशर मिल जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर कोई एक वेरिएबल बता देगा तो हमको दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। इसलिए 2 फेज रीजन में ओनली 1 वेरिएबल को बताना पड़ेगा। इस कर्व के ऊपर ए हो जाएगा 1, हर पॉइंट के ऊपर ए हो जाएगा 1 में वाटर वेपर एंड आइस तीनों फेज को एग्जिस्ट करता है। तो इस 3 फेज रीजन में हम लोग को कोई वेरिएबल नहीं चाहिए बिकॉज ये एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसका टेम्परेचर एंड प्रेशर हमेशा फिक्स्ड रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट वाटर फेज डायग्राम। थैंक्स।